गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। सो आज जो हमारा सेशन चल रहा है मेंस के सीरीज का वो उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कीपिंग इन माइंड कि अभी कुछ दिनों में ही आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। सो कुछ दिनों तक हम मेंस का सीरीज को ही कंटिन्यू करेंगे एंड आफ्टर सम टाइम हम प्रीलिम्स का लाइव प्रैक्टिस भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लाइव क्लास रहेगा प्रीलिम्स के लिए। उस पे हम क्वांट को प्रैक्टिस करेंगे। क्वांट का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसको कैसे टैकल करना है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे और उसको लेके कैसे आगे बढ़ना है वो हम कुछ दिनों के बाद स्टार्ट। सो आई होप आपको हमारा क्लासेस जो ये सेशन है वो पसंद आ रहा है एंड डू कंटिन्यू टू वॉच द क्लासेस, क्योंकि इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। हम काफ़ी चीज़ें सीखने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करना है। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, जल्दी कैसे मेंस का प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है। मेंस के प्रॉब्लम में जनरली आपके पास टाइम काफ़ी रहता है, ठीक है, मेंस में टाइम काफ़ी रहता है, बट स्टिल अगर आप क्वेश्चंस को फिर भी जल्दी टैकल कर पाए तो आप दूसरों से काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट्स आप मार्क कर सकते हैं पेपर में। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोट। जो आज का कोट है, तो आज का जो कोट है वो नेपोलियन हिल जी का कोट है। उन्होंने ये कहा था कि इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। इसका निष्कर्ष यही है कि एक ही बार में, अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूँ तो एक ही बार में सब कुछ करने को ट्राई मत करो। डेली टारगेट सेट करो, छोटा छोटा करके, थोड़ा थोड़ा कर करके प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। जैसे कि सपोज आज आपने क्वांट पढ़ लिया, तो आप ये ट्राई कीजिए कि एक दिन में आप जो भी पढ़ रहे हैं उससे आप क्या कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इजी प्रॉब्लम्स 10-20 कर लिया। बहुत कंटेंट वैसा आपको यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा मिल जाएगा कि इजी कंटेंट है, वही आपने 3-4 क्वेश्चन कर लिया, 10-20 क्वेश्चन कर लिया, जो आपको 20 के 20 क्वेश्चन एक ही बार में बन गया और आपको सोचना नहीं पड़ा कुछ भी। तो वो बेनिफिशियल नहीं होता है। जनरली बेनिफिशियल वो होता है जहाँ पे आपको कुछ सोचना पड़े। तो आप उसको धीरे धीरे करके डे टू डे टारगेट सेट करके धीरे धीरे बढ़ाइए। अंत में आपको रिजल्ट 100% अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, एंड इट अप्लाइज टू ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट ओनली क्वांट। और हर एक सब्जेक्ट को धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये है कोट कि इफ यू कैनॉट डू ग्रेट थिंग्स, डू स्मॉल थिंग्स इन ए ग्रेट वे। चलिए, कोट के बाद आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का पहला सवाल, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए प्लीज। डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन पढ़ना है। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। फिर दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट की हेल्प से मैं आंसर बता सकता हूँ। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इज दिस मच अमाउंट एट 4% रेट आफ्टर 3 इयर्स। इसका आंसर कौन सा स्टेटमेंट दे सकता है? कि क्या अकेला स्टेटमेंट वन दे सकता है, क्या अकेला स्टेटमेंट टू दे सकता है, या फिर दोनों को कंबाइन करना है। चलिए, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके हिसाब से आंसर बताइए।
Please solve it. आपको बताना है कि x प्लस 500 पे अगर मैंने 4% रेट करके इंटरेस्ट लगाया तो सिंपल इंटरेस्ट कितना निकलेगा, बस यही सवाल है। आइए देखते, आइए आइए देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, हर एक चीज को धीरे धीरे करके सॉर्ट करके धीरे धीरे करेंगे, बहुत आसान चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको समझना है कि कहाँ से आपका आंसर आ सकता है। ठीक है, कहाँ से आंसर आ सकता है, आंसर निकालना भी नहीं होता है। जेन्युइनली बताऊं तो डाटा सफिशिएंसी में आपको आंसर निकालना भी नहीं होता है, जस्ट ये करना है कि कहाँ से आंसर आ सकता है, वो सेंस सेंस होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इतने अमाउंट पे R% तीन है, तो मतलब मेरा यहाँ पे एम क्या है, मेरा एम ये है कि सर अगर मैं x निकाल दूँ और अगर मैं r निकाल दूँ, x और r अगर का वैल्यू जिस स्टेटमेंट से निकल पाएगा वही आपका आंसर है, क्योंकि x आ गया और r आ गया तो आप उस अमाउंट पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। बस अभी देखो पहला स्टेटमेंट से क्या आता है, क्या आ रहा है, रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन रुपीज x एट 3% रेट आफ्टर 2 years to that of simple interest received on x minus 800 at 2% rate after 5 years is 9:7। तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो गिवन है, पहला पार्ट पे किस पे इंटरेस्ट लगाना है सर, इस पे x पे लगाना है 3% रेट पे 2 साल में, x पे लगाना है 3% रेट पे 2 साल में। तो अगर x पे लगाना है 3% रेट पे 2 साल में, तो x पे 3% रेट पे 2 साल में 6% इंटरेस्ट लगेगा, 6% 6% ऑफ x ये इंटरेस्ट लगेगा। to that of simple interest received on x minus 800 at 2% after 5 years, 2% करके 5 साल में लगाएंगे तो 10% निकलेगा इंटरेस्ट, 10% ऑफ x माइनस 800। इन दोनों का जो रेशियो है वो 9:7 है, बस यही है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से R% से R% कैंसिल हो जाएगा, ऑफ से ऑफ कैंसिल हो जाएगा, 6 को 3 से काटेंगे 2 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, ये कट जाएगा 5 बार। तो यहाँ पे आपका जो है x अपॉन x माइनस 800 इसका जो वैल्यू है ना, x अपॉन x माइनस 800 इसका वैल्यू आएगा आपका 15/7, 15/7। ठीक है, सॉल्व करेंगे x आ जाएगा, मतलब पहले वाले से x निकल निकल पाएगा, x इज पॉसिबल। तो पहले वाले से भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर हमने सिर्फ पहले वाले को यूज किया तो हमको सिर्फ एक्स का वैल्यू मिल रहा है, आर तो कट जा रहा है, आर का वैल्यू तो मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर एक्स का सॉल्व कैसे करना है बता देता हूँ। देखो यहाँ पे रेशियो में माइनस करो कितना होता है, 15 - 7 8 यूनिट, 8 यूनिट, यहाँ पे माइनस करो एक्स माइनस एक्स प्लस 800, तो 8 यूनिट का वैल्यू 800 है, इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 100, तो 15 यूनिट्स का वैल्यू कितना है 1500। ठीक है, 15 यूनिट से एक्स था, मतलब एक्स का वैल्यू है 1500। ठीक है, निकालने का जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोलता हूँ डेटा सफिशिएंसी में आंसर निकालने का कोई जरूरत नहीं होता, आपको जस्ट चेक करना है कि निकल पाएगा कि नहीं, दैट्स इट। ठीक है, चलिए, तो पहले वाले से हमारा एक्स जो है वो निकल पा रहा है, पहले वाले से जो है हमारा एक्स जो है वो निकल पा रहा है, निकल पा रहा है। तो पहले वाले से मेरे को ये पता चलता है कि एक्स निकल जाएगा, क्या निकलेगा उससे कोई मतलब नहीं, निकलेगा ना, बस उसी से मतलब है। चलिए, तो दूसरे वाले को देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा एंड सिंपल इंटरेस्ट और इतना सम एट 15% रेट आफ्टर 2 years इज 27। तो इससे भी एक्स ही निकलेगा ना, यहाँ पे तो आर का जिक्र ही नहीं किया है, आर के बारे में कुछ बोला ही नहीं है इसमें। ठीक है, अगर आप ध्यान से भी सोचो तो सिंपली 2 साल तो 15% करके 2 साल में अगर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे तो 15% करके 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 30%। बट कंपाउंड पे ज्यादा आएगा, कंपाउंड पे कितना आएगा 15 + 15 + 15 × 100 इतना इंटरेस्ट आएगा, यानी कि 30 + 2.25 32.25% इंटरेस्ट आएगा। और प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल सेम है, तो इतना परसेंट हमको, इतना परसेंट का जो वैल्यू है प्रिंसिपल का वो होगा 27। ठीक है, उससे हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा तो एक्स भी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, देखो 32.25%, अच्छा नहीं 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 सॉरी, ये देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इतना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इतना, तो डिफरेंस कितना आएगा 2.25%, तो 2.25% का जो वैल्यू है ना वो 27 है।
तो 2.25% अगर 27 है, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9% आ जाएगा। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4.5 9% आ जाएगा, तो 9% का वैल्यू होगा 108। 9% अगर 108 है तो 1% होगा 12, तो 100% होगा 1200, मतलब x माइनस 300 का वैल्यू है 1200, x आ जाएगा, बट हमको x में आर भी चाहिए। तो मतलब दोनों में से किसी से भी नहीं आ सकता आंसर। बोथ 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, दिस इज द आंसर, क्योंकि दोनों में से सिर्फ x ही आ रहा है, r तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, r तो नहीं आ रहा है ना, तो r भी तो चाहिए ना। अगर आप x प्लस 500 पे 4% पे इंटरेस्ट लगाओगे तो r भी चाहिए, और आप बोलोगे कि सर x को यूज करके फर्स्ट वाले से r निकाल लो, नहीं निकलेगा, क्योंकि वो रेशियो की है, रेशियो से कुछ नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई। सेम डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। डेटा सफिशिएंसी में मस्त बन जाएंगे। कभी भी डेटा सफिशिएंसी का जो डर है ना, वो बिल्कुल चला जाएगा, आप जस्ट सेशंस को अटेंड करते रहिए। प्लीज सॉल्व इट। आइए देखते हैं इस सवाल को अच्छे से, देखते हैं, समझते हैं कि इसमें है क्या। देखो, एक मिक्सचर है ए जिसमें मिल्क 10 लीटर ज्यादा है, 10 लीटर्स मोर देन वाटर, एंड कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क इज 42 पर लीटर। ये मिल्क का प्योर कॉस्ट गिवन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलिए 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 चलिए, आपको बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिक्सचर ए। ठीक है, ठीक है, हमको ये पता है कि मिक्सचर ए में जो है दूध 10 लीटर ज्यादा है पानी से, मतलब मिक्सचर ए जो है ना सर, उसमें जो दूध है ना, वो पानी से 10 लीटर ज्यादा है। ये हमको बस पता है, और हमको कुछ नहीं पता, और दूध का दाम पता है। ठीक है, दूध का दाम से हम बाद में देखेंगे, इसको बाद में सोचेंगे। उसके बाद देखो स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है। वन ये कह रहा है कि एक मिक्सचर है पी, उसमें दूध का क्वांटिटी 32 लीटर ज्यादा है पानी से, मतलब वन ये कह रहा है कि बी मिक्सचर में जो दूध का क्वांटिटी है ना, वो 32 लीटर ज्यादा है पानी की क्वांटिटी से, ये हमको पता है। एंड कॉस्ट ऑफ मिक्सचर बी गिवन है। ठीक है, मिक्सचर बी का कॉस्ट प्राइस पर लीटर आपको गिवन है। ठीक है, मिक्सचर बी का आपको प्राइस पर लीटर गिवन है। ठीक है, ठीक है, ओके, मिक्सचर बी का आपको प्राइस पर लीटर गिवन है। ठीक है, चलो, ठीक है, मिक्सचर बी का प्राइस पर लीटर है 37.8 पर लीटर। ये दाम है उसका, ₹37.8 पर लीटर। ठीक है, ये मिक्सचर बी का दाम है। और स्टेटमेंट टू को देखेंगे अगर, टू में ये कह रहा है कि रेशियो मिल्क टू वाटर इन मिक्सचर बी गिवन है।
ठीक है, मिक्सचर बी में मिल्क और वाटर का रेशियो गिवन है। ठीक है, ठीक है, मिक्सचर बी में मिल्क और वाटर का जो रेशियो है ना सर, वो गिवन है 9:1, एंड रेशियो ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए टू दैट इन मिक्सचर बी इज 2:3। यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं, मिल्क इन ए टू मिल्क इन बी इज 2:3। मिल्क इन ए टू मिल्क इन बी मतलब अगर अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें ना, इसमें से भी नहीं बोल सकते, मुझे दोनों को कंबाइन तो करना ही है, क्योंकि फर्स्ट जो ये वाला जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ मिक्सचर बी का मिल्क और वाटर का रेशियो ही गिवन है, तो रेशियो से तो हम कुछ नहीं कर सकते, रिलेशन तो चाहिए। एंड रेशियो ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए टू दैट इन मिक्सचर बी, मिल्क इन मिक्सचर ए अगर 2 यूनिट है तो मिल्क इन मिक्सचर बी 3 यूनिट है, बट मिल्क इन मिक्सचर बी 9 यूनिट है, मतलब इसको हम 6:9 भी लिख सकते हैं ना। तो अगर मिल्क इन मिक्सचर भी 9 यूनिट है मतलब मिल्क इन मिक्सचर ए 6 यूनिट है, मतलब मिक्सचर ए में जो दूध है ना वो 6 यूनिट है, 6 यूनिट, 6 यूनिट। ठीक है, इससे भी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दूध का क्वांटिटी, दूध कितना है वही पता चला है। अभी हम अगर हम सोचे कि सर आप स्टेटमेंट 2 और 1 को कंबाइन कर दो, इस पे तो वाटर कितना है वो तो हमको मिला ही नहीं, तो मिल्क जो 10 लीटर ज्यादा है पानी से वो हम कैसे निकाल देंगे, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करता। आपको कंबाइन तो करना ही, कंबाइन करके आएगा कि नहीं वो देखो, अकेले तो कुछ नहीं आ रहा है, अकेले तो कुछ भी नहीं आ रहा है। नहीं आएगा ना, हमको वाटर अगर मिल जाता है तब हम निकाल सकते हैं कि वाटर का प्राइस, मतलब वाटर का प्राइस नहीं, अगर हमको जो ये है जो मिक्सचर ए है इस पे हमको क्या क्या चाहिए आपको पता है, आपको मिल्क का क्वांटिटी चाहिए, आपको वाटर का क्वांटिटी चाहिए, बस, और कुछ नहीं करना। बस मिल्क और वाटर का क्वांटिटी निकाल दो आप, बस वही, उसी से आपका आंसर आ जाएगा, एलिगेशन से निकाल देंगे। तो दोनों को कंबाइन तो करना ही है। ठीक है, देखते देखते देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज 32 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर। तो मिल्क का क्वांटिटी यहाँ पे कितना ज्यादा है, यहाँ पे बोलोगे सर 8 यूनिट ज्यादा है, तो अगर हम कंबाइन कर दे तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, 32 लीटर्स, 32 लीटर्स। तो एक यूनिट कितना है, 4 लीटर, एक यूनिट कितना है, 4 लीटर, तो 9 यूनिट कितना है, 36 लीटर। मतलब इसमें जो दूध है वो 36 लीटर्स है, और एक यूनिट चार, तो ये 4 4 लीटर है, 4 लीटर, 4 लीटर। ठीक है, और आपको बोला था कि मिक्सचर टू में, मिक्सचर टू में मिक्सचर टू में और ये जो मिल्क का दोनों का रेशियो 6:9 है, तो मिल्क यहाँ पे 36 36 लीटर है, तो 6 यूनिट का वैल्यू अगर 36 होगा, नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ए इज टू बी गिवन है ना, ए इज टू बी गिवन है 2:3, मतलब ए इज टू बी 6:9 है। ओके ओके ओके, हाँ सही है ना, ए इज टू बी 6:9 है, सही है, ए इज टू बी 6:9 है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ए इज टू बी 6:9 है, तो यहाँ पे 36 लीटर, ये किसका वैल्यू है, ये 9 यूनिट, तो 9 यूनिट अगर 36 है तो एक यूनिट 4, तो 6 यूनिट 24, 24 लीटर, 24 लीटर, 24 लीटर, ठीक है, अच्छा 24 लीटर हो गया, 6 यूनिट। तो अभी यहाँ पे आपको बोला था कि क्वांटिटी ऑफ मिल्क 10 लीटर ज्यादा है पानी से, तो मतलब पानी 14 लीटर है। ठीक है, तो रेशियो निकालेंगे तो 6 यूनिट 24, तो एक यूनिट 10 लीटर मिल्क 10 लीटर मोर देन दैट ऑफ वाटर, सही है ना, सही जा रहा है ना, मिल्क इन मिक्सचर ए टू दैट ऑफ 20, सही है, बिल्कुल सही है, करेक्ट। ठीक है, तो वाटर कितना होगा यहाँ पे, 6 यूनिट अगर 24 है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 4 लीटर, चार एक एक चार, तो कितने का 24 होगा, 3.5 का, मतलब 7/2 का। तो जो रेशियो है ना मिल्क और वाटर का वो है सर कितना, 12:7, 12:7। ठीक है, तो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं, मिल्क और वाटर का रेशियो पता चल गया, तो मिक्सचर का तो हम निकाल देंगे कॉस्ट एलिगेशन पे। बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसमें पानी का भी कोई कॉस्ट है। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं पानी का कॉस्ट है कि नहीं, स्टेटमेंट इससे चेक करेंगे, वन से देखो, मिक्सचर बी में मिक्सचर बी का प्राइस इतना है 37.8, अगर हम मिक्सचर बी को देखें तो उसका प्राइस कितना है 37.8,
जिसमें से दूध का प्राइस कितना है 42। तो पानी का अगर मैं जीरो मान लूँ तो एलिगेशन लगाने से देखते रेशियो क्या आता है, दूध और मिल्क और वाटर का 9:1 अगर आता है तो पानी जीरो ही है। देखो कितना आता है, ये आएगा आपका 4.2 और ये कितना आएगा, ये तो 37.8 ही आएगा। सही है, करेक्ट, ये रेशियो 9:1 ही है। तो मतलब दूध पानी तो फ्री का ही है। वेरीफाई कर लिए, क्या पता पानी का दाम डाल दिया हो इन लोगों ने। तो पानी तो फ्री है, तो पानी जैसे ही फ्री है अभी तो कुछ करना ही नहीं है। अभी आप मिक्सचर ए को देखिए, मिक्सचर ए में अगर हम एलिगेशन लगाएंगे तो मिक्सचर ए में रेशियो क्या है, आप बोलेंगे सर रेशियो है 12:7 मिक्सचर का। मिल्क है 12 यूनिट और वाटर है 7 यूनिट। और दूध का प्राइस कितना, व्हाट इज द प्राइस पर लीटर, प्राइस पर लीटर है दूध का कितना है 42। पानी का जीरो है और मिक्सचर का मेरे को नहीं पता, वही निकालना है मुझे। तो आप क्या करिए, आप सर क्या करिए, इन दोनों का जो गैप है ना उस इन दोनों का जो सॉरी इन दोनों का जो गैप होता है उसको इसके एडिशन में ब्रेक कर दीजिए। मतलब 42 और जीरो में गैप कितना है 42, इसको आप इस रेशियो में ब्रेक कर दीजिए, मतलब 12:9 में। तो मतलब 21 यूनिट्स का वैल्यू 42 होगा 12:7 में, सॉरी 7 में, 12:7 ही है ना, ये 9 तो नहीं है। नहीं, करेक्ट, 12:7 में अगर हम ब्रेक कर देंगे तो 19 यूनिट्स का वैल्यू 42 हो जाएगा। तो 19 यूनिट्स अगर 42 होता है तो एक यूनिट हो जाएगा 2 3/19। ठीक है, या फिर 42/19 ही ले लो, 42/19 ले लो। तो 12 यूनिट इधर आ जाएगा और 7 यूनिट इधर आ जाएगा, तो एलिवेशन लगा के हम इसको निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब दोनों को कंबाइन करने से इसका आंसर आ सकता है, आंसर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल पढ़िए, ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई दिस। जी, इसको ट्राई कीजिए प्लीज। ट्राई दिस। दो फैमिली है ए एंड बी, एंड ईच फैमिली में एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक चिल्ड्रन है। एवरेज एज ऑफ फैमिली है 35 है, रेशियो हस्बैंड इन फैमिली है, तो हस्बैंड इन फैमिली भी 6:5 ही गिवन है। ठीक है, एवरेज ऑफ फैमिली है गिवन है। ठीक है, मैं आपको बताना है बी का एवरेज कितना है। बी का एवरेज मतलब आपको इंडिविजुअली हर एक इंसान का एज चाहिए, ठीक है, या उनका सम चाहिए। तो उस तरीके से देखिए किससे आपका आंसर आएगा।
सवाल को देखते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं। देखो यहाँ पे दो फैमिली है, ए एंड बी, और हर एक में जैसे ये फैमिली ए है तो इस पे हस्बैंड है, वाइफ है और एक बच्चा है, तो हम इसको ए दे देते हैं, ये सारा ए का है। और जो फैमिली बी है ना सर, वहाँ पे भी एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और एक बच्चा भी है। ठीक है, एक बच्चा है। आपको बताया गया है कि ए का जो एवरेज है वो 35 है, ए का एवरेज अगर 35 है तो टोटल 105 होगा इसका सम, एंड रेशियो ऑफ हस्बैंडेज ऑफ ए टू हस्बैंडेज इन बी 6:5। तो इसका अगर 6 यूनिट है ना तो इनका एज 5 यूनिट है, बट इससे हमको कुछ नहीं मिलेगा, आपको एज बताना है। ठीक है, चलो स्टेटमेंट टू को देखो पहले। छोटा स्टेटमेंट है, इन फैमिली ए एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ इज 45। फैमिली ए में हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज है वो 45 है, इसका मतलब हस्बैंड और वाइफ का एवरेज अगर 45 है तो उनका सम 90 होगा। तो फैमिली ए में हस्बैंड और वाइफ का सम पता है 90, तो बच्चा का जो एज होगा वो ऑब्वियसली 15 साल का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि अगर है देखो पूरा सम है 105, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ का 90 है तो रिमेनिंग बच्चा होगा, रिमेनिंग कितना 115, तो ये बच्चा का एज है। ठीक है, तो उससे हम बता सकते हैं कि सिर्फ चाइल्ड का एज कितना है फैमिली ए में, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं बोल सकते, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। बट अब स्टेटमेंट वन को देखते हैं, तो मतलब स्टेटमेंट टू से मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि फैमिली ए में चाइल्ड का एज 15 साल है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं बस। और हमको ये भी पता है कि इन दोनों का सम 90 है। ठीक है, इन दोनों का जो सम है हस्बैंड और वाइफ का वो 90 है, बस और कुछ नहीं पता। स्टेटमेंट वन को देखिए, रेशियो ऑफ वाइफ एज इन फैमिली ए टू वाइफ एज इन फैमिली बी इज 7:6। बोल रहा है कि फैमिली ए में जो वाइफ है ना उसका अगर 7y एज है, इसको मैं यहाँ पे एक्स लेके आ जाता हूँ तब आपको समझने में इजी होगा। और जो फैमिली बी है ना उसमें जो वाइफ का एज है वो 7:6 के रेशियो में है, तो 7y और 6y, 7y और 7:6, एंड चाइल्ड एज इन फैमिली बी इज 1 ईयर लेस देन चाइल्ड एज इन फैमिली ए। तो देखो इससे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, स्टेटमेंट बी को अगर हम अकेले देखिए तो हमको ये पता है, इस पे पहले से हमको क्या पता है, एवरेज एज ऑफ फैमिली ये पता है हमको। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो 105 है, और यहाँ पे एक हस्बैंड है, यहाँ पे भी हस्बैंड है, और हमको ये भी पता था कि हस्बैंड का जो रेशियो है वो 6:5 है, मतलब ये 6x है तो ये 5x है, और हमको चाइल्ड का नहीं पता था इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा का जो एज है वो क्या होगा, इससे ये माइनस कर देंगे, 105 माइनस 6x माइनस 7y, यही एज होगा बच्चा का, यही एज होगा ना बच्चा का। और यहाँ पे कह रहा है कि चाइल्ड बी जो है वो 1 साल छोटा है ए वाले से, इससे 1 साल छोटा है, मतलब ये इतना है तो इससे 1 साल छोटा होगा, तो -1 होगा, मतलब ये 104 माइनस 6x माइनस 7y यही होगा। ठीक है, तो हमको अगर अगर हम स्टेटमेंट बी से अगर हमको बी का टोटल एज दिया रहता ना तब हम इसको निकाल देते, आराम से निकाल देते। क्यों? क्योंकि हम इसको ऐड कर देते, हम सब कुछ हर एक चीज ऐड कर देते, तो इक्वेशन बन जाता, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तब आपका सारा आंसर निकल के आ जाता। आपको और एक चीज पता है, इन फैमिली बी हस्बैंड एज इज 4 years मोर देन वाइफ, हस्बैंड एज इज 4 year मोर देन वाइफ। इन फैमिली बी में हस्बैंड का जो एज है वो वाइफ से 4 साल ज्यादा है, मतलब 5x माइनस 6y जो है वो 4 है। तो x और y में ये एक इक्वेशन हो गया, और एक इक्वेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे ना हम दूसरा इक्वेशन, यहाँ से निकाल लेंगे हम दूसरा इक्वेशन कि 6x प्लस 7y प्लस 105 नहीं होगा, नहीं निकलेगा, ये कोई इक्वेशन नहीं बनेगा, सॉरी, कुछ भी इक्वेशन नहीं बनेगा, कुछ भी इक्वेशन नहीं बनेगा। कैसे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा, बट नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा, कुछ बन ही नहीं सकता। अगर हम वहां से x को सब्स्टिट्यूट भी कर दे तभी भी वो y नहीं रहेगा, और अल्टीमेटली वो बात से एक ही बात होगा, मतलब नहीं बनेगा। स्टेटमेंट टू से अकेले तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, स्टेटमेंट टू से भी अकेले कुछ नहीं आएगा, बट हम दोनों को अगर कंबाइन कर देना तब बन सकता है। तब कैसे बनेगा सर? तब इसमें चाइल्ड का एज 15 साल निकल गया था ना,
इसमें ये जो एज है ये तो 15 है, ये 15 है, ये 15 है। तो फिर इस वाले चाइल्ड का एज इससे 1 साल छोटा था तो ये 14 आ जाएगा। और हमको क्या गिवन था? और हमको गिवन था कि एवरेज एज ये 45 है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो 90 है। 6x + 7y = 90, ये हमको गिवन था, ये पता था। ठीक है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आप सॉल्व कर दो, एक्स और वाई का वैल्यू निकल के आएगा, पुट कर दो, सब कुछ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को कंबाइन करके आंसर निकाल सकते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट्स 1 and 2 आर सफिशिएंट। वही मैं बता रहा हूँ बार बार, डेटा सफिशिएंसी में आपको आंसर निकालने का कोई जरूरत नहीं, आप देखिए कहाँ से आंसर आ सकता है, बस और कुछ नहीं। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए प्लीज। प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। ऑल द क्वेश्चंस आर गुड, आपको सोचने में मजबूर करेगा। एंड ऑल सारा ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, आपको मेंस में बहुत हेल्प मिलने वाला है। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन है, वाई का वैल्यू निकालिए, प्लीज डू इट। देखो क्या कहा है, क्वेश्चन को पीछे से खींचेंगे। देखो स्टार्टिंग में मैंने पढ़ लिया था, इसमें बहुत एक्स वाई जेड ये सब खिचड़ी है, कुछ नहीं करेंगे, पीछे से खींचेंगे क्वेश्चन को। देखो, आर्टिकल पी इज मार्क्ड अप बाय Z% above its कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्कअप Z% का है, और उसके उसको दो सक्सेसिव डिस्काउंट 80 रुपए का और 12.5% का डिस्काउंट देके बेचा गया 2 बार। और आर्टिकल क्यू जो है उसको ₹Y में बेचा गया, दस गेनिंग Z-10%। इतना प्रॉफिट हुआ, ये वाला जेड और ये वाला जेड सेम है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल पी, पी के बारे में मुझे कुछ कुछ चीज बताया गया है कि सेलिंग प्राइस सर इसका कितना बोल रहा है, 1400, विच इज 200 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, मतलब इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना वो 1200 है, 1200 है। ठीक है, और रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ क्यू एंड पी इज 3:2। क्यू एंड पी, तो क्यू का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, देखो पी का कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट बोल रहे हैं, तो 2 यूनिट अगर 1200 तो 1 यूनिट 600, तो 3 यूनिट 1800, मतलब ये जो सीपी है ये 1800 है। बस इतना इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है, तो बाकी हम निकाल लेंगे ना सर, कैसे निकालेंगे? देखो, मार्कड अप बाय Z%, ठीक है, मार्कअप हमको नहीं पता, बट हमको ये पता है कि इस पे दो डिस्काउंट दिया था, एक 80 रुपए का और एक 12.5% का।
तो 12.5% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि आप डिस्काउंट दे रहे हो 1/8 का, 1/8 का मतलब आप 8 का सामान को 7 करके बेच रहे हो। 8 का सामान को आप 7 करके बेच रहे हो, तो ये जो है ये क्या होता है, एमपी और एसपी का ही रेशियो होता है। तो 7 यूनिट का जो वैल्यू है ना सर, वो होगा कितना 1400, तो एक यूनिट कितना होगा 200, तो 8 यूनिट कितना होगा 1600। बट 1600 से घटाया, पहले भी उसको 80 डिस्काउंट पहले भी दिया था, मतलब मार्क मार्क प्राइस को पहले 80 से माइनस किया, फिर और एक बार 12.5 का डिस्काउंट दिया, मतलब जो मार्क प्राइस है वो 1600 नहीं है, उससे कितना ज्यादा है, 80 ज्यादा है। तो जो मार्क प्राइस है वो है 1680। बस क्वेश्चन खुल गया ना, खुल गया क्वेश्चन, कुछ और तो कुछ करना ही नहीं है इसमें। ठीक है, अभी क्वेश्चन बिल्कुल ओपन हो चुका है, देखो अभी आपको बोल रहा है कि आर्टिकल पी को Z% से मार्कअप किया। आप देखो कितने से मार्कअप किया, आप बोलोगे सर 480 रुपए से मार्कअप किया। 480 कितने में, 480 बोलोगे 1200 में, तो 100 में कितना, 100 में कितना, तो 100 में कितना होगा, 12 4 तो 40%, इसका मतलब 40%। तो Z का जो वैल्यू है ना, Z का वैल्यू मेरे पास आ गया 40, 40। आर्टिकल क्यू इज सोल्ड एट रुपीज वाई 10 गेनिंग Z पर, ये हो गया देखो, सोल्ड एट वाई 10 गेनिंग Z माइनस 10%, मतलब Z अगर 40 है तो Z माइनस 10 कितना होगा, 30 होगा। मतलब आर्टिकल क्यू पे 30% का प्रॉफिट हुआ है। तो आप बताओ कि अगर आर्टिकल क्यू पे 30% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 30% मतलब 10:13 के रेशियो में बेचा है, तो 10 यूनिट का वैल्यू अगर 1800 होता है तो एक यूनिट 180 का होगा। तो 13 यूनिट कितना होगा, 13 इंटू 180 का, तो 18 इंटू 13 का कैलकुलेशन कर लो आप। 18 इंटू 13 180 प्लस 54 मतलब 234, 234, तो 2340। तो आपको यही बोला है कि क्यू को रुपीज वाई में बेचा था, तो वाई का वैल्यू कितना है 2340। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस को जितना वेरिएबल हटाओगे, आपको लिंक समझ में आना चाहिए। अगर आप लिंक समझ जाते हो ना, इससे ज्यादा इजी टॉपिक कुछ नहीं है, पॉइंट बहुत इजी है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं होता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन बनाइए प्लीज, प्लीज सॉल्व इट, प्लीज सॉल्व इट, हैव अ लुक। प्लीज डू इट। Certain number of women can finish a piece of work in 6 days. If there were 20 less women, it would take 4 days more for the work to be finished. करिए इसको करिए। अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, प्लीज सॉल्व इट। प्लीज सॉल्व इट।
ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। हम ट्राई कर रहे हैं कि क्वेश्चंस कम हो बट आपको क्वालिटी कंटेंट मिले, ठीक है। चलो चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। आपको बोल रहा है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ वीमेन है, एक्स वीमेन कैन फिनिश ए वर्क इन 6 डेज। मतलब एक्स वीमेन अगर काम करेंगे तो उनको कितना दिन लगेगा सर? 6 दिन। 6 दिन लगेगा, 6 दिन। इफ देयर वर 20 वीमेन लेस, अगर 20 वीमेन कम काम करे, 20 वीमेन अगर कम काम करे तो उनको लगेगा 4 दिन ज्यादा, मतलब 10 दिन। तो 4 दिन ज्यादा मतलब एक्स वीमेन जिस काम को 6 दिन में करेंगे, 20 वीमेन अगर कम काम कराएंगे तो आप उसको 10 दिन में काम वो लोग कर सकते हैं। एक्स वीमेन मिलके जिस काम को 6 दिन में करेंगे, उसी काम को 20 वीमेन अगर आप निकाल दो तो 10 दिन ज्यादा लग जाएगा। आप मुझे एक चीज बताइए, इस क्वेश्चन से क्या हम कुछ अंदर का सामान निकाल सकते हैं? हर एक चीज को थोड़ा सा अगर आप एरिथमेटिक के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा आसान होता है, सवाल करना आसान हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको एक चीज बताऊं, इस क्वेश्चन में लिखा है, ये वाला चीज को ना मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ, जस्ट गिव मी 1 मिनट। इस वाले चीज को हम ना मूव करके यहाँ पे लेके जाते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। जस्ट एक मिनट। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को तो हम ऐसे भी देख सकते हैं, एक्स वीमेन एक काम को करेंगे 6 दिन में और एक्स माइनस 20 वीमेन उस काम को 10 दिन में करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको 4 दिन ज्यादा क्यों लगा? क्योंकि 20 वीमेन कम हो गए। 20 वीमेन कम हो गए इसीलिए तो रिमेनिंग वीमेन ने 4 दिन ज्यादा लिया। इसीलिए तो 4 दिन ज्यादा लिया। इसका मतलब आप समझिए कि यहाँ पे 20 वीमेन कम हो गए, तभी एक्स माइनस 20 जो रिमेनिंग वीमेन है उन लोगों ने 4 दिन ज्यादा लिया। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊं ना तो ऐसे बोल सकते हैं ना कि एक्स माइनस 20 वीमेन और 20 वीमेन इस काम को मिलके 6 दिन में करेंगे। एक्स माइनस 20 वीमेन अलग और 20 वीमेन अलग, एक्स माइनस 20 अलग और 20 अलग। तो अगर इन 20 वीमेन ने 6 दिन काम किया, एक्स माइनस 20 वीमेन अगर 6 दिन काम करेंगे और उसके ऊपर अगर 20 वीमेन भी उनके साथ 6 दिन काम करेंगे तो फिर काम हो जाएगा। तो ये जो 20 वीमेन अगर निकल गए, तब इन लोगों को 4 दिन ज्यादा लगेगा, तब इन लोगों को 4 दिन ज्यादा लग जाएगा, तभी तो 10 दिन लगेगा। इसका मतलब ये जो काम है ये नहीं हो रहा है, मतलब 20 वीमेन का जो 6 दिन का काम है ना सर, वही काम एक्स माइनस 20 वीमेन 4 दिन में करेंगे। 4 दिन में वही काम को एक्स माइनस 20 वीमेन 4 दिन में करेंगे। एक्स वीमेन का जो 20 दिन का काम है, उसी काम, सॉरी, 20 वीमेन का जो 6 दिन का काम है, ये नहीं आया ना, 20 वीमेन गायब हो गए तो आए नहीं, तो उनका जो 6 दिन का काम है वही एक्स माइनस 20 वीमेन 4 दिन में करेंगे। बस इसको डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन को देखो सॉल्व हो जाएगा। विमेन से विमेन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 120, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस 80। तो उधर चला जाएगा तो x कितना आ जाएगा? 50। x आ जाएगा 50, x का वैल्यू 50 हो जाएगा, 200/4 50। तो इससे आ रहा है मेरा x का वैल्यू 50। बस वही 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 चाहिए था मेरे को, x का वैल्यू ही चाहिए था। अभी देखो क्वेश्चन क्या है। If x minus 5 children and 5 men can complete a work in 16 days, x minus 5 मतलब 45 चिल्ड्रेन और 5 मैन को मिलके इस काम को करने में कितना दिन ले रहे हैं सर? 16 डेज। वाइल x माइनस 10 चिल्ड्रेन मतलब 40 चिल्ड्रेन एंड 30 मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज। दोनों वर्क तो सेम है। अभी आप देखो, ये भी वर्क है, ये भी वर्क है, तो आप कैलकुलेशन करो। यहाँ पे 8 से इसको 2 बार काट दो, 16। तो यहाँ पे 90C और यहाँ पे 40C। देखो यहाँ पे 90C और 40C मतलब 50C।
और यहाँ पे आएगा 30m और यहाँ पे 10m, मतलब 20m। तो मतलब चिल्ड्रेन बाई मैन का जो रेशियो है ना, चिल्ड्रेन बाई मैन का रेशियो 2:5 है। ठीक है, उस हिसाब से हम वर्क निकालेंगे। वर्क कितना आएगा, यही वर्क है। आप नहीं तो इसमें, हाँ यही यही वर्क है। 40 चिल्ड्रेन, तो 40 × 2, 40 × 2 प्लस 30 मैन, मतलब 30 × 5, 150। इनको कितना दिन लगता है काम करने में, 8 दिन। तो काम कितना होगा, ये 40 × 2 80 प्लस 150, 230 × 8, दिस इज द वर्क, 230 × 8। इसको कितने मैन मिलके करेंगे, 92 मैन। तो 92 मैन अगर मिलके करेंगे तो 92 मैन, एक मैन कितना करता है, 5 यूनिट। 92 मैन इतना करेंगे। इसको 23 से काटो 4 बार, इसको 23 से काटो 10 बार, इसको 5 से काटो 2 बार। ठीक है, तो 2 × 8 हो गया 16/4, आपको लगेगा 4 दिन। आंसर इज 4 days। दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर, 4 days। ठीक है, दिस इज द आंसर। चलो, और एक क्वेश्चन अगर हम कर सके। ठीक है, ये वाला पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन बनाते हैं, उसको बाद में करेंगे। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। सवाल बोल रहा है, ए एंड बी एंटर इनटू